बहुत शुक्रिया दीपक आपका। और देखिए आज बातचीत हो रही है तो मुझे लगता है युवाओं को पीछे कैसे छोड़ना चाहिए, और यही वजह है कि आज हमारे बीच एक ऐसे युवा हैं जिन्होंने बहुत कम उम्र में वो मुकाम हासिल की जो हासिल करना कभी किसी का सपना होता है। इसके लिए तो पहले बहुत बधाई आपको। और देखिए युवा पार्षद बने कम उम्र के हमारे बीच मौजूद हैं सत्यम भारती। बहुत स्वागत है आपका कशिश न्यूज के इस मंच पर। बहुत बहुत धन्यवाद। सिवान के धरातल पर आपके इस कशिश न्यूज चैनल के द्वारा जो संवाद कराया जा रहा है, इसके लिए आपको और आपके कशिश न्यूज की पूरी टीम को बहुत बहुत आभार। बिल्कुल, देखिए बातचीत का सिलसिला हम आगे बढ़ाएंगे सत्यम जी, लेकिन बहुत दुख के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि आज आपके साथ आपके पिता नहीं है। इस मुकाम पर आप पहुंच चुके हैं, लेकिन पिता का साया सर से उठ जाना, मुझे लगता है इससे बड़ा दुख जीवन में और कुछ नहीं हो सकता। और आप उसे देख रहे हैं, झेल रहे हैं, क्या कहिएगा इस पर? देखिए, ये तो स्वाभाविक है कि जो लोग इस धरती पर आते हैं तो मृत्यु शाश्वत सत्य है। लेकिन जहाँ तक मेरे पिताजी की बात है, वो एक पॉलिटिकल हत्या हुई, और वो जो समय था कि हमारे बहन की डोली उठने वाली थी, उसके पूर्व बिहार के जंगल राज के सिप सलाहकार और उनके शागिर्दों के द्वारा उनकी हत्या कराई गई। ये दुखद है, ये किसी भी बेटे के लिए दुखद है, मेरे लिए भी है, या मेरे जैसा अगर कोई और भी पीड़ित हो तो उसके लिए भी उतना ही दुखद है जितना मेरे लिए। बहरहाल उसके बाद मुझे इसी समाज ने ताकत दिया कि मैं सिवान के लिए और इस समाज के लिए कुछ करूं। और इसके पीछे अगर मैं प्रेरणा स्रोत की बात करूं तो निश्चित तौर पर मेरे पिता का वो साया है, वो विचार है, जिसके माध्यम से मैं अपनी सामाजिक और राजनीतिक पारी उनके जाने के बाद शुरू किया। बिल्कुल, और मुझे लगता है उनका आशीर्वाद आज आपके साथ है, और यही वजह है कि आप लगातार आगे बढ़ते जा रहे हैं। एक युवा के तौर पर अगर मैं आपसे जानना चाहूं, समझना चाहूं, क्या सबसे बड़ी परेशानी है इस वक्त सिवान में युवाओं के लिए? देखिए, सिवान में नहीं, मैं पूरे बिहार की और बात करूं तो पूरे भारतवर्ष की बात करना चाहता हूं। आज के युवा जो है वो संवाद करने में इंटरेस्टेड नहीं है। मैं पुनः दिल की गहराइयों से कशिश न्यूज को इसलिए आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि आपने संवाद रूपी उस प्लेटफॉर्म को सिवान के अंदर लॉन्च किया, जिसकी आवश्यकता आज पूरे देश के युवाओं को है। कम्युनिकेशन गैप इज अ वेरी बिग फैक्टर। आज अगर मैं युवा की बात करूं तो समस्या सिर्फ संवाद तक नहीं है। आज का युवा जो है वो कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेटेड भी है। आपने पीछे के दिनों में देखा कि दिल्ली के जंतर मंतर पे चीजें हुई। मैं कहता हूं कि मैं भी विद्यार्थी जीवन में रहा हूं। विद्यार्थियों का परिचय संयम, संस्कार और शराफत के साथ होना चाहिए। लेकिन ये कम्युनिकेशन गैप, ये संवाद की कमी है कि हम अपने बात को उस तरीके से प्रेजेंट नहीं कर पाते हैं समाज के अंदर, जिस अनुकूलता के साथ हमें प्रेजेंट करना चाहिए। और जब ये तमाम चीजें होती हैं तो आपका फ्रस्ट्रेशन उभर के आता है और आप प्रासंगिक नहीं हो पाते हैं समाज में, जिस अनुपात में आपको प्रासंगिक होना चाहिए। आज के युवाओं की सबसे बड़ी समस्या क्या है कि ये डिजिटल युग है। डिजिटल युग में रील की तरफ बहुत ज्यादा आकर्षित है। रियल चीजों को हम नहीं देख पा रहे हैं, डायग्नोज नहीं कर पा रहे। अभी रूपल आनंद जी भी बोल रही थी कि महिलाएं, नई नई शादियां हो रही हैं और तमाम चीजें हैं, किस तरह से परिवार में बिखराव होता है, वहां पर भी संवाद की कमी है। अब मेरा तो अपना मानना है, एज ए यूथ अगर मैं अपनी बात बताऊं तो आजकल का हस्बैंड जो है वो लड़ाई भी नहीं कर सकता है। इसलिए लड़ाई नहीं कर सकता है कि वो लड़ाई बहुत महंगा पड़ जाता है उसको, क्योंकि पत्नी को मनाने के लिए बड़ी संपन्नता की आवश्यकता है। शादी हो गई आप? हाँ, शादी तो हमारी हो गई, हमारे 2 बच्चे। इसीलिए आपको समझ है। तो अब सवाल ये है कि उस पूरी चीजों के बैकग्राउंड में जब आप जाएंगे तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है शिक्षा, संस्कार और जागृति। ये तीनों बराबर के अनुपात में अगर युवाओं के साथ चलेंगे तो निश्चित तौर पर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री
नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी ने जो सपना देखा है 2047 तक विकसित भारत का, निश्चित तौर पर युवाओं के बलबूते, युवाओं के सानिध्य में ये चीजें पूर्णतः संभव होती नजर आएंगी और हम भी विश्व के पटल पर एक विकसित देश की तरफ आगे बढ़े। बिल्कुल, आपने बीजेपी का जिक्र किया, प्रधानमंत्री का आपने जिक्र किया, बिहार में लंबे समय से एनडीए की सरकार है। सिवान की अगर हम बात करें तो दिनों दिन या सालों दर साल कितना बदलाव होते हुए आपने देखा है और सिवान में युवा पार्षद की जिम्मेदारी भी आपने निभाई है। क्या आपने देखा, इतना बड़ा क्षेत्र है सिवान, मूलभूत सुविधाएं जिसका अभाव यहाँ पर है और आगामी दिनों में उन परेशानियों को दूर किया जाए, इस संदर्भ में आपकी क्या राय है? देखिए, आपने कहा कि कितना बदलाव हमने देखा है। बदलाव जो है वो समय के साथ साथ एक सुनिश्चित कड़ी है, वो चलता रहता है। रही बात की अगर मैं बतौर पूर्व पार्षद बात करूं तो अगर सिवान की मैं बात करूं, मैं जहां पे बैठा हुआ हूं, तो सिवान में पहले जो नगर परिषद का इंफ्रास्ट्रक्चर था, उसकी इकोनॉमी थी, उसमें काम करने वाले वर्कर्स थे, वो बहुत कम थे। उनका इंफ्रास्ट्रक्चर काफी छोटा था, लेकिन बावजूद इसके शहर साफ था, गलियां साफ थी, नाले साफ थे। उसके पीछे अगर मैं जाऊं तो मुझे ऐसा लगता है कि जब मैं बचपन में होश संभाल रहा था और उस समय सिवान को देख रहा था, तो एक चीजें मेरे जहन में बहुत बार बार आती है कि मेरी जो दादी थी वो घर को बहारते बहारते, घर को साफ करते करते कूड़े को इकट्ठा करके और एक जगह पे उसको समेट देती थी, ताकि जो सफाई कर्मी हमारे बीच आए उनको बड़ी सहजता हो और आसानी हो कि चीजों को वो शहर को साफ करने में वो अपने आप को सहज महसूस करें। लेकिन आज के इस बदलते परिवेश में जहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर बड़ा है, किसी भी एमसीडी की इकोनॉमी बड़ी है, वहां वर्कर्स बड़े हैं, वहां टेक्नोलॉजीज बड़ी हैं, बावजूद इसके हम चीजों को साफ नहीं कर पा रहे। बड़ा सॉलिड एग्जाम्पल है कि दिल्ली के अंदर कूड़े के पहाड़ थे। हालांकि अब देश में दिल्ली के अंदर डबल इंजन की सरकार है, चीजें जो है वो सामाजिक हित में उस समस्या को दूर करने का एक प्रयास जारी है। लेकिन मेरा मानना है कि सिवान के लोगों को भी इतना जागरूक होना चाहिए, जैसे कि हमारी दादियों का जो जनरेशन था, उस जनरेशन की जागरूकता को अपने अंदर लाना पड़ेगा, तभी जाके आप एक समृद्ध समाज की नींव डाल सकते हैं। और मैं खासतौर से युवाओं को यह कहना चाहता हूं कि आज के जो युवा हैं वो डिजिटल प्लेटफॉर्म से देख के चीजों को अपडेट करना चाहते हैं, लेकिन समस्या यह है कि दो टर्म है, एक मॉडर्नाइजेशन, एक वेस्टर्नाइजेशन। आप मॉडर्न होइए, आप अपने आप को अपडेट करिए, अपने आप को अपग्रेड करिए, लेकिन भारतीय रीति रिवाज के तहत अगर अपने आप को आप अपग्रेड करेंगे तो निश्चित तौर पर आप भारत के विकास में एज ए युवा, एज ए वीमेन, एज ए पॉलिटिकल वर्कर, एज ए सोशल वर्कर अपना योगदान दे पाएंगे। लेकिन जब आप वेस्टर्न होने का प्रयास करते हैं तो चीजें वहीं से बिगड़ना प्रारंभ होती है। जैसे आज मार्केट्स में बहुत सारी चीजें हैं। अब जैसे आप ये लगा लीजिए कि हम अपने बच्चों को सिखा नहीं पा रहे हैं। जो हमारे पीछे के जो पूर्वज थे वो सिखाते थे कि आज ये आग जल रहा है, आप आग ताप रहे हैं और इस आग में बना हुआ आप खाना खा रहे थे। मैं खुद एग्जाम्पल रहा हूं कि मैं किसी और के घर जाता था और बड़ा लाड प्यार दुलार मिलता था, उनके यहाँ खाना खा लेता था। लेकिन आज की पीढ़ियों के लिए ये एक ईगो इशू है, उनके लिए ऐसा लगता है कि उनके ईगो के ऊपर प्रहार हो गया। तो आप उस संस्कार की तरफ आपको बढ़ना पड़ेगा, भारतीय रीति रिवाजों को अपनाना पड़ेगा। क्या बात है, मुझे लगता है एक बहुत बड़ा और सुंदर संदेश आपने दिया है आज इस मंच के जरिए कि हम चाहे कितने भी मॉडर्न हो जाएं, लेकिन हमें अपनी सभ्यता, अपने संस्कार कभी नहीं भूलने चाहिए। और अगर हम अपनी दादी नानी से जो चीजें सीखते हैं, अगर हम उन्हें नहीं सीखेंगे तो हम उसे आगे कैरी फॉरवर्ड कैसे करेंगे। और यही वजह है कि आपने जो संदेश दिया है, मुझे लगता है जितने भी लोग यहाँ मौजूद हैं, गणमान्य अतिथि और जो लोग हमें
आज कशिश न्यूज के स्क्रीन के जरिए देख रहे हैं, उन्हें भी एक पॉजिटिव संदेश आपने दिया है। देखिए, जिम्मेदारियां कई सारी आप निभा रहे हैं, युवा हैं, और मुझे खुशी होती है जब युवा आगे बढ़ता है। और एनडीए की आपने बात कही, एनडीए में भी लगातार युवाओं को मौका दिया जा रहा है। आप खुद को आगामी दिनों में कहां तक देखना चाहते हैं, या क्या आपने सोच रखा है? देखिए, ये सारी डेस्टिनी की चीजें हैं। मुझे नहीं पता था कि पिताजी का जाना इतना जल्दी हो जाएगा, और उसके पहले मैं व्यवसायी ही था। मैं खुद स्वर्ण व्यवसायी के तौर पर अपना जीवन यापन कर रहा था, अपने परिवार के लिए अपनी रोजी रोटी जुटा रहा था। तो कई बार जो चीजें होती हैं वो आपके हाथ में नहीं होती हैं। वो सारा कुछ जो है वो परमात्मा ने सेट किया होता है कि समय से पहले और भाग्य से ज्यादा इस धरातल पर किसी को कभी कुछ मिला नहीं, ना मिलेगा। तो ये डेस्टिनी है आप जैसे शुभचिंतकों का, सिवान के हमारे बड़े बुजुर्गों का, हमारे अभिभावकों का आशीर्वाद रहेगा तो निश्चित तौर पर समाज को कुछ देने के लिहाज से उस मुकाम पे पहुंचेंगे जहां समाज को मेरी आवश्यकता होगी। अभी रुपेश सराफ जी बहुत अच्छी बात कह रहे थे, हमारे बड़े भाई हैं, और मुझे लगता है कि मुझे प्रदेश अध्यक्ष बनाने में उनका बहुत बड़ा रोल है। और अभी बिहार में पलायन की भी बात चल रही थी। कमोबेश पिताजी की हत्या के बाद, चूंकि मैं अपने माँ बाप का इकलौता पुत्र संतान होने के नाते जिम्मेवारियां थी, बहन की शादी थी, बच्चे थे, उनका पठन पाठन था, तो मैं भी दिल्ली की ओर मूव कर गया था। दिल्ली में भी भाजपा को रिप्रेजेंट कर रहा था। लेकिन ये हमारे बड़े भाई इस होटल के ऑनर, और सिवान में कई सारे उद्यमिता के मजबूत स्तंभ, उन्होंने मुझे इस बात के लिए इंस्पायर्ड किया कि नहीं, सिवान को आवश्यकता है तुम्हारी, बिहार को आवश्यकता है, तुम कुछ और अच्छा कर सकते हो, और जहां जरूरत होगी मैं बलराम की भांति, बड़े भाई की भांति मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। तो ये बड़ा आवश्यक हो जाता है कि अब जब आप सामाजिक आइडेंटिटी के साथ समाज में रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, अपने आप को प्रासंगिक बना रहे होते हैं, तो ये चीजें मंच तक ना सीमित रह के लोगों के मनों को भी उस तरफ मोड़े जहां वो सामाजिक योगदान कर सके, ये बहुत आवश्यक है। क्या बात है, बहुत अच्छी बातें आपने कही है। और देखिए, सिवान संवाद के जरिए आपने बताया कि आपको भी आज मंच के जरिए अपनी बातों को रखने का मौका मिला है, और आपने भी बहुत ही सकारात्मक संदेश दिया है। मुझे लगता है यही वजह है कि लोग आप पर भरोसा भी कर रहे हैं, और आपके आगामी जीवन के लिए हमारी तरफ से भी ढेर सारी शुभकामनाएं कि इसी तरह से एक युवा के तौर पर आप आगे भी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाते रहे। बहुत शुक्रिया सत्यम भारती जी आपका हमारे साथ बातचीत अंत में मैं एक चीज और आपको कहना चाहता हूँ, चूंकि मैं जिस संघ को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ तो बड़ा लाजमी हो जाता है कि उस पर हम कुछ बोल के जाए। स्वर्ण व्यवसायी या स्वर्णकार या सुनार समाज जो है, अमूमन व्यवसायी जो होता है वो बाजार का श्रृंगार होता है, और स्वर्ण व्यवसायी जो होता है उस श्रृंगार को सुसज्जित कर रहा होता है। मैं आपके इस मंच के माध्यम से जहां संवाद हो रहा है और सकारात्मक विषयों पे बात हो रहा है, तो इस मंच के माध्यम से मैं अंत में यही कहना चाहता हूं कि जहां तक मेरी बातें पहुंच रही हैं सिस्टम के अंदर, सरकार के अंदर, व्यवसायियों को इस एनडीए गवर्नमेंट में बहुत राहत है। आज उस राहत, उस लॉ एंड ऑर्डर और सुशासन का देन है कि व्यवसाय बिहार की गति को लगातार विकास की ओर अग्रसर कर रहा है। लेकिन मैं सरकार और सिस्टम का ध्यान आकृष्ट भी करना चाहता हूं सुनार समाज के प्रति कि अभी सबसे बड़ा जो चैलेंज है स्वर्णकार संघ के साथ या हमारे व्यापारियों के साथ, वो ये है कि हम समाज में एक बहुत बड़ी इकोनॉमी को रिप्रेजेंट करते हैं। बावजूद इसके हम लगातार, चूंकि सोने के भाव में इन्फ्लेमेशन है, लगातार बढ़ोतरी हो रही है, इंटरनेशनल बाजार के ऊपर ये निर्भर रहता है, इस कारण लगातार अपराधियों के सॉफ्ट टारगेट पर स्वर्ण व्यवसायी है। और उसमें भी सबसे दुखद पहलू यह है कि स्वर्ण व्यवसायी जो इकलौता ऐसा व्यवसायिक सेक्टर है जो 3 बार लूटा जाता है। एक बार जब अपराधी उसके यहां ऑफेंस कर रहे होते हैं तब, दूसरी बार कुछ भ्रष्ट अधिकारी, अगर आपका माल 10 किलो के अनुपात में लूटा गया है तो वो कहते हैं कि आपका जो माल है वो मात्र 2 किलो रिकवर हुआ है, आपका माल 2 किलो ही लूटा गया है।
ये दूसरी बार लूटा गया। और तीसरी बार वो जब न्यायपालिका के अंदर जद्दोजहद कर रहा होता है उस 2 किलो भी अपने पूंजी को समेटने के लिए, तो वो तीसरी बार लूटा जाता है, टूट जाता है। तो ऐसे में मैं एज अ बिहार स्टेट चीफ ये कहना चाहता हूं कि हमारा समाज लगातार इकोनॉमी के आधार पे, सामाजिक कार्यों के आधार पे, सामाजिक योगदान के आधार पे सरकार को सहयोग कर रहा है। तो सरकार की भी ये जिम्मेवारी बनती है कि हम व्यवसाय के उस सेक्टर पर भी अपने ध्यान को आकृष्ट करें जो अभी सबसे ज्यादा अपराधियों के सॉफ्ट टारगेट पे। बिल्कुल सत्यम जी, हम ये उम्मीद करते हैं कि आज इस मंच के जरिए आपकी बातें सरकार तक पहुंच रही है और जो भी आपकी परेशानी है या जिस तरह से आपने स्वर्णकार समाज की बातों को आज इस मंच पर साझा किया है, ये वाकई में बहुत बड़ी चिंता की बात है और इस पर सरकार को अपना ध्यान भी देना चाहिए क्योंकि आप ये जिम्मेदारी संभालते हैं और अंदरूनी किस तरह से परेशानियों को झेलना पड़ता है आप ये बखूबी समझते हैं। तो मुझे लगता है इस पर भी समाधान जल्द होना चाहिए और जरूर होगा भी, क्योंकि उम्मीद है हमें बिहार में एनडीए की सरकार है और इस सरकार के तहत हर युवाओं की और हर उद्योगपतियों की, जितने भी बिजनेसमैन हैं, उनकी तमाम जो परेशानियां हैं वो जरूर दूर होंगी और यही वजह है कि इतने लंबे समय से हम भरोसा कर रहे हैं एनडीए सरकार पर। बहुत शुक्रिया आपका सत्यप्रकाश जी हमारे साथ बातचीत के लिए। ओवर टू यू दीपक। धन्यवाद रश्मि और बहुत बहुत धन्यवाद सत्यम भारती जी, अखिल भारतीय स्वर्णकार संघ बिहार।